लैंग्वेज पढ़िए तो रटने के लिए मत पढ़िए, मलयालम साहित्य पढ़ने के लिए पढ़िए। जैसे कि दक्षिण भारत वाले हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी प्रेम के लिए नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं कि यहाँ का लिटरेचर बहुत सुंदर है, तो लिटरेचर पढ़ने के लिए पढ़िए। और मेरा दावा है कि लिटरेचर की तरफ आप जाएंगे तो भाषा तो उसके साथ साथ जुड़ी हुई आएगी, उसके साथ जुड़ी हुई है। आप भाषा के व्याकरण से भाषा को नहीं पढ़ सकते, और इन सारे संदर्भों के साथ अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि हमारा भारत या हम सब, हम चलते फिरते बहुभाषाविद लोग हैं, एक ही साथ हम 4-5 भाषाएं बोलते हैं। उन भाषाओं के साथ जब आप उन क्रियाओं को साथ प्रयोग करेंगे तो आपको लगेगा हमारे यहाँ हिंदी के जो बड़े विद्वान थे, जैसे महात्मा गांधी को ले लीजिए आप। महात्मा गांधी तो हिंदी प्रदेश के नहीं थे, गुजरात के थे महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी ने जब हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी तो हिंदी में वो पुस्तक विकसित हुई। दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना है, सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो हिंदी में लिखा उन्होंने, गुजराती थे लेकिन हिंदी में उसका प्रयोग किया, फिर उन्होंने उसके साथ विस्तार किया उसका। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि इसके लिए नहीं कि सब राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक हिस्सा था, उनको लगा कि अपनी बात जन जन तक पहुंचानी है तो मुझे उस जन भाषा में अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन सोचने का उनका उपक्रम गुजराती में था, वो गुजराती से सोच के फिर हिंदी में लिखते थे। इसी तरह हमारी अपनी मातृभाषाएं जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, उसके सोचते हुए हिंदी के साथ हम अपना रूप ग्रहण करते हैं तो बेहतर हिंदी हम लिख पाते हैं। और आपको बताऊं कि फिर तीसरी जो चीज है कि जो रीजनल्स लैंग्वेजेस हैं उनके साथ भी आपका नाता बहुत खूबसूरत होना चाहिए। आप देखिए कि हम लोग पढ़ाते हैं उस विश्वविद्यालय में, इसलिए थोड़ा बोध हमारा अनुभव ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ पूर्वोत्तर राज्य का विद्यार्थी जब आता है तो पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को लगता है जैसे वो एक अलग देश ही है भारत में है ही नहीं। भाषा को लेकर कोई भी उस भाषिक प्रक्रिया के इंडो चीनी तिब्बती भाषा परिवार बना दिया गया, ऐसा लगा जैसे एक पूरा अलग देश बना दिया गया। इस पर एक टिप्पणी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। ये कहना चाहता हूँ कि रामविलास शर्मा को कोट कर रहा हूँ फिर मैं, उन्होंने बताया कि जब विश्व भाषा परिवार बनाया गया तो विश्व भाषा परिवार में भारत की 4 भाषा परिवार आते हैं। एक है आर्य भाषा परिवार, जिसे भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत लिया है, भारोपी भाषा परिवार का एक परिवार। दूसरा परिवार है आस्ट्रिक भाषा परिवार, जो जनजातीय समूह का परिवार है। तीसरा है इंडो चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जो पूर्वोत्तर राज्य की भाषाओं के साथ आता है। और चौथा है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें द्रविड़ भाषाएं आती हैं। ये विभाजन किया गया था भाषा के सर्वेक्षण और पढ़त लिखत की दुनिया के लिए, लेकिन जब इसे लागू किया गया तो ऐसा लागू किया गया जैसे एक ही भारत में 4 भारत रहते हैं। इंडो चीनी तिब्बती भाषा परिवार अलग भाषा परिवार है, उसका आर्य भाषा से कोई लेना देना नहीं है। तिब्बतियन और आस्ट्रिक भाषा परिवार माने जनजातीय भाषाएं, जनजाति आप जानते हैं आदिवासी भाषाएं, कोल मुंडा से लेकर असुर तमाम सारी जनजातियां, उनकी भाषाएं। और तीसरी जो है वो है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ ये सारी भाषाएं आती हैं। और हम आर्य भाषा वाले, और आर्य भाषा वाले तो सबसे शुद्ध होते हैं शुद्धता का आवरण इतना है कि हर समय अपनी शुद्धता हम बताते रहते हैं कि हम ही राष्ट्र हैं, हम ही सबसे शुद्ध हैं और आप सब तो अशुद्ध हैं। इतिहासकारों ने भी बचा खुचा बेड़ा गर्क कर दिया, ये सब अंग्रेजों का किया धारा है। उन्होंने बताया कि आर्य बहुत शुद्ध लोग होते हैं, ये द्रविड़ लोग हैं ये सब राक्षस लोग हैं, इन्होंने इसीलिए हमने ठेल के इनको किनारे कर दिया। आप ये बताइए भौगोलिक तरीके से ये चीजें बनी हैं, आप उसको इस तरह से कैसे व्याख्या कर सकते हैं? और कितनी खूबसूरत बात है कि आप द्रविड़ भाषाओं को पढ़े तो लगेगा संस्कृत के साथ जुड़ी हुई चीजें। और सारी भाषाएं, इस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया। मैं आपको नाम भगवान सिंह नाम के एक विद्वान है, उन्होंने आर्य और द्रविड़ भाषाओं के अंतर संबंध पर काम किया। आप थोड़ा अपने रिसर्च के साथ इसको जोड़कर देखिए। आजकल डिजिटल मीडिया में बहुत सारी सुंदर चीजें आ गई। आप अपने ज्ञान विज्ञान की दुनिया के बड़े लोगों को पढ़िए तो आपको लगेगा भाषा का मसला क्या है, कैसे लोग आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं, और उन सारी प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत करिए तो आवाजाही की जो संस्कृति है जिसे आपसदारी कहते हैं, उसी आपसदारी से हिंदी बनती। और हिंदी खुद अपनी तमाम सारी बोलियों के साथ मिलकर हिंदी बनती। हिंदी का मतलब खड़ी बोली हिंदी का इतिहास नहीं है, हिंदी का मतलब मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी का मिला जुला इतिहास है। आप हिंदी भाषा और साहित्य को पढ़कर देख लीजिए तो इसके साथ वो चीज जुड़ती है। तो मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो सामासिकता जिसे कहते हैं, आप जब बोलते हैं गंगा जमुनी संस्कृति असल में ये कुछ पदबंध हैं जिससे आप निकल ही नहीं पाते। गंगा जमुनी संस्कृति भी अब पुरानी चीज हो गई,
अच्छा, गंगा जमुना भी उत्तर भारत में ज्यादा बहती है, तो गंगा जमुना में भी आप सिमट कर रह जाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि रावी सतलज और गंगा यमुना का मिलान हो, है ना? तमाम सारी दक्षिण की नदियां भी तो उत्तर भारत से मिल सकती हैं। तो नदियां भी आपस में मिलती हैं, लेकिन सिर्फ गंगा जमुना नहीं मिलती। हमारा संगम सिर्फ इलाहाबाद में नहीं है और भी है भारत में संगम, तो थोड़ा वहां तक जाना चाहिए, उसके साथ सोचना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक अध्यापक के नाते मैंने आपसे ये बातें कही, भाषा शास्त्रियों के रिसर्च पर मैंने ये बातें, मैं कोई भावुक बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं इस पर जो रिसर्च हुआ है, जो काम लोगों ने किया है, उस पर आप तफसील से बात करिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि आपके पास अगर बहुत सारी भाषाओं के शब्द आ जाएंगे तो आप चाहे लिटरेचर लिखिए, चाहे भाषण दीजिए, चाहे पत्र का उत्तर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा सटीक आप बात कर पाएंगे। व्याकरण तो आ ही जाएगा, व्याकरण तो समझने वाली चीज़ है, लेकिन असल मसला है भाषा का चिंतन और भाषा में साहित्य का भंडार आपके पास कितना होगा। इसीलिए आपको साहित्य पढ़ना चाहिए, कविताएं पढ़नी चाहिए, उपन्यास पढ़ना चाहिए और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को पढ़ना चाहिए। हिंदी में अनुवाद की जो परंपरा है उसको पढ़ना चाहिए। इन सारी चीज़ों से आप देखेंगे, गुजरेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। इसीलिए मैं सारे अपने साथियों को ये कहूँगा कि हिंदी में इस समय जो अच्छे लिखने वाले लेखक हैं, कवि हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। आपको उनके टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। केदारनाथ सिंह को पढ़ना चाहिए। जैसे केदारनाथ सिंह को आप पढ़ें, हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि बनारस को समझना है तो आप बनारस के भूगोल पर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन बनारस नाम की एक छोटी सी कविता है, अगर उसको पढ़ लीजिए तो बनारस समझ में आ जाएगा कि हजारों साल से किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ यह अर्घ अपने एक पैर पर खड़ा है, दूसरे पैर से बेखबर यह शहर बनारस। तो ये उसकी छवि वो गढ़ते हैं। तो आप, अच्छा, इसमें कोई शब्द कठिन नहीं है कि मैं आपको व्याख्या करके बताऊं। अब उसमें एक पंक्ति आती है कि कभी आपने देखा कि खाली कटोरों में बसंत का उतरना। बनारस के बारे में कहा जाता है ना कि यहाँ कोई व्यक्ति शाम को भूखा नहीं सोता, तो जो भूखा नहीं है तो उसके यहाँ बसंत जरूर आएगा। तो बसंत अगर भूखा व्यक्ति है तो कहाँ आएगा? तो ये बनारस की संस्कृति के बारे में है। तो ये कविताएं बताती हैं, ये साहित्य और भाषा का मसला इससे। मैं आपको, आज राजभाषा दिवस है, उस पर सर ने आपको संविधान के तमाम सारे स्वरूपों के बारे में बताया। मैं आपको ये सिर्फ बताने के लिए आया था कि इन सारी चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए साहित्य और उनके उन संदर्भों के साथ आप जोड़कर थोड़ा देखें। और एक अंतिम बात कह के अपनी इस बात समाप्त करूँगा कि इसमें सबसे खूबसूरत काम फिल्मों वालों ने किया है और सबसे बंटाधार भी उन्होंने ही किया है, दोनों चीज़ें। जैसे भोजपुरी के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए, भोजपुरी का बाजार लुम्पेनिज्म का बाजार बन गया, लंपटता का बाजार कहते हैं। ये मैं आपको शब्द मेरा कहा हुआ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि वो बाजार की भाषा का रूप उन्होंने ले लिया। मनोरंजन का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन नहीं, आप देखते हैं क्योंकि वह जो कविता, उसमें जो जिस तरह से गीत गाए जाते हैं, जिस तरह उसका रूप, जिस तरह से जो पिक्चराइजेशन है, वो बड़ा विभत्स है, बड़ा भयावह टाइप दिखता है। लेकिन हिंदी का जो मुख्य सिनेमा है, उस मुख्य सिनेमा में जाइए तो वहाँ आपको अवधी भी मिलेगा और ब्रज भी मिलेगा और हिंदी भी मिलेगी। उदाहरण के साथ एक छोटी बात है, जैसे गंगा जमुना नाम की फिल्म आपने देखी होगी, दिलीप कुमार की, नौशाद का म्यूजिक है, या मदर इंडिया, आप होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, है ना, ये गाना अगर आप सुनिए तो भोजपुरी का है ना। या आप वो गंगा जमुना में दिलीप कुमार जो गाना गाता है कि नैन ले जाइए तो मनवा में कसक होबे करी, ये अवधी से जुड़ा हुआ है और उसमें अवधी और ब्रज, अवधी और भोजपुरी मिले हुए हैं। इन सारे गानों ने इन बोलियों को विकसित किया है। हमारे समय में ये बोलियां जो फिल्मों में आ रही हैं वो विकसित नहीं कर रही, ये भी आपको बता दें। कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनका जो लिटरेचर है वो सामने नहीं आ रहा। जैसे भिखारी ठाकुर से लेकर चंद्रशेखर मिश्र और महेंद्र मिश्र के जो गाने हैं, आप तो भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक हैं, तो उनके गानों को आप गाइए, लेकिन फिल्मी गानों को देखें तो दोनों में बड़ा वैक्यूम है। तो आप तो पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, इसलिए उसको भी, लेकिन समस्या ये आती है कि जब उसी अभद्र गानों के साथ हमारे पढ़े लिखे लोग भी उसी अभद्रता से नाचना शुरू कर देते हैं, तब समस्या आती है। इसलिए आपके पास तो एक बुद्धि दी है ना, हमारे पास समझ है। विश्वविद्यालयों में पढ़ने और सामान्य जन में क्या अंतर होता है कि आपका बेटा अगर उसी में नृत्य कर रहा है अभद्र भाषा में, उस अभद्र अश्लील गानों पे, तो आप भी नाचते हैं और होली का नाम देते हैं, तो ये तो गलत बात है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको वहाँ पर परिष्कार की जरूरत तो होती है। तो ये कुछ बिखरी बातें आपसे मैंने की। मेरा कहना है कि भाषा की कोई शुद्धतावादी राजनीति नहीं होती,
भाषा समावेशी होती है, खूबसूरत होती है, लोक और शास्त्र दोनों में होती है। जो मैंने आपको उदाहरण बताया, आपको और लोक को आप हल्के में मत लें। अक्सर लोक को लोग लोते हैं, लोक का मतलब गंवई आदमी। लोक की जो लिखी हुई चीजें हैं उसको समझने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए लोक के व्यक्ति को समझने के लिए पढ़े लिखे लोगों का पसीना छूट जाता है। आप ध्यान रखिए, किताबें पढ़ के व्यक्तियों को नहीं समझा जा सकता। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, वही उदाहरण देके समाप्त करता हूँ कि तुलसी ने शास्त्रीय अवधि लिखी तो थोड़ी समझ में आ गई लोगों को, लेकिन पद्मावत ठेठ अवधि में लिखा गया है, उसको समझने के लिए डिक्शनरी पढ़नी पड़ती है और तुलसी की अवधि पढ़ने के लिए नहीं पढ़नी पड़ती। इसलिए लोक से शास्त्र की जो आवाजाही की परिष्कृत प्रक्रिया है वही भाषा को समृद्ध करती है। तो आप इन सारी चीजों से मिलकर हिंदी बनती है। तो राजभाषा का मतलब जो संविधान में दर्ज कुछ अनुच्छेद है, सिर्फ वही राजभाषा नहीं है। राजभाषा जो संविधान में लिखा है उसके आगे भी तो उसको विकसित कर सकते हैं आप। तो पखवाड़ा मनाना, 15 दिन का जश्न करना, यही महत्वपूर्ण नहीं होता, आप उसमें क्रिएट क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। आज सिर्फ इतना ही। आप सबने मुझे सुना और कुछ मेरी टूटी फूटी बातें, अगर आपको कुछ बोलना है, हस्तक्षेप करना है तो जरूर आप करें। शुक्रिया।